बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में आगे बढ़ने लगे हैं और ये चीज़ आपकी बड़ी जानी पहचानी आपके सामने रखी हुई है बच्चों। यहाँ चैप्टर 16 जो हमारा जारी था, तो ये अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर 16, तो ये सारी लिस्ट आपके सामने है। जो पढ़ चुके हैं आपके सामने सबके नाम नज़र आ रहे होंगे, उम्मीद है। और बच्चों जो कल हमने जो लेक्चर पढ़ा था वो था 3 फेज़ एसी सप्लाई, और पेज दिया हुआ, ये पेज किसके दिए हुए हैं, पेज नंबर ज़ाहिर टेक्स्ट बुक के दिए हुए हैं, और बाकी भी सारे पेज नंबर के साथ ही आपने देखा है पूरा ये जो स्मार्ट सिलेबस आपका मौजूद है। ये हमारी 3 फेज़ एसी सप्लाई पेज नंबर 126 और 127 पर मुश्तमिल है। ये आपके सामने मैं दिखा भी देता हूँ। ये बच्चों आपका टेक्स्ट बुक पे 3 फेज़ एसी सप्लाई, और ये पेज 126 और ये पेज 127। और अगरचे यहाँ एक और टॉपिक है जो अब आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, अनफॉर्चुनेटली अब नहीं है तो हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर। ये मेटल डिटेक्टर बड़ी कॉमन सी चीज़ है आजकल, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पता ही है आपको, तो बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन ये भी 127 सफ़े पर टॉपिक तो है ये, लेकिन हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। हमारा कोर्स जो था उसमें शामिल स्मार्ट सिलेबस में 3 फेज़ एसी सप्लाई 126 सफ़ा और 127 वहाँ पर ये ख़त्म हो गई। और ये वही कल वाली याद होगी, ये डायग्राम्स, ये डिटेल आपके सामने, ये वाली दोनों ठीक हो गया। लेकिन अगरचे ये टॉपिक है तो सही 127 पर, लेकिन ये हमारा स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। पेज नंबर 126 और 127 पर 3 फेज़ एसी सप्लाई। इससे अगला देखें क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और पेज नंबर 128 और 129, और साथ ही टॉपिक फिनिश, साथ ही आपका थ्योरी का ख़त्म, और आगे एग्जांपल्स फिर बताई हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वगैरह, और क्लास वर्क और होमवर्क, ये सारा कुछ है। लेकिन अब लास्ट जो आपका थ्योरी का टॉपिक है वो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 128 और 129। ये देखें जी, ये है 128, वो टॉपिक का नाम नज़र आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये बच्चों 129, और ये टॉपिक यहाँ बेसिकली ख़त्म हुआ। ये है 16.14, ये टॉपिक 14वां टॉपिक है आपके किताब पे, और अगला 15वां फिर शुरू हुआ, ये 16.15, ये 15वां। और उसी 129 पेज पे प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये वाला टॉपिक एक दो कॉन्सेप्ट तो हैं इसमें अच्छे, लेकिन ये देखें आपके सामने यहाँ से शुरू हुआ और अगले पेज पे चले गए 130 पेज पे चले गए, और फिर उसके बाद 131 पे भी है, 131 के यहाँ जाके ये ख़त्म होता है। ये पूरा एक लंबा मजमून है आपके सामने, ये सारा ये टॉपिक है। हमने अब स्मार्ट सिलेबस में क्या देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पेज नंबर 128 और 129, और वो यहाँ बच्चों फिनिश होता है यहाँ पे। ये अब अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ये शामिल नहीं है, नज़र आ रहा है कि जैसे उसने वो लिखा हुआ उसके मुताबिक नहीं है। अलबत्ता एहतियातन इसका मैं जस्ट ये पहला वाला जो स्टार्ट का पैरा यहाँ तक, अगले पेज के बिल्कुल पहली 3.5 लाइनें यहाँ तक, बस ये थोड़ी सी बात अलबत्ता ज़रूर कर दूँगा। अगली चीज़ें आपको मुझे श्योरिटी है कि नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू ये जो पेज नंबर वगैरह बताए हैं और ये जो सिलेबस आपका दिया है, तो टाइम ज़ाया करने की बजाय हम बस जितना को ज़रूरी, बस ये जो बल्कि पहला पैरा भी है ये असल में इसका ज़्यादा डायरेक्ट ताल्लुक उसी पिछली डिटेल से ही है, इसीलिए हम ये थोड़ा सा ज़रूर डिस्कस करेंगे, बाकी की ज़रूरत नहीं है आपको, तो इसलिए हम टाइम उधर ख़र्च नहीं करेंगे। ठीक हो गया जी, बात कुछ आइडिया हुआ कि क्या करना है, तो शुरू करते हैं जी। इसके साथ ही हमारा चैप्टर 16 उसकी थ्योरी फिनिश हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जी टेक्स्ट बुक से मैंने दिखा दिया, लेकिन फिर अभी रीडिंग आपके नोट्स वाली बुक से कर लेंगे। और ये वैसे नोट्स वाली बुक पे भी तकरीबन ऐसा ही लिखा है जैसे टेक्स्ट बुक पे है, कोई ख़ास बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, तो चाहे उधर से पढ़ लें चाहे उधर से, कोई इतना फ़र्क वैसे पड़ेगा नहीं, तो ये एक ही बात है तकरीबन। लेकिन हम शुरू से नोट्स वाली बुक से पढ़ रहे हैं, तो चलिए पढ़ेंगे, कोई चीज़ मिस होगी तो देख लेते हैं उसको। इस टॉपिक के तहत आपकी जो नोट्स वाली बुक है उसने तो सीधा सीधा मजमून बनाया हुआ है, कोई हेडिंग शेडिंग एक्स्ट्रा नहीं बनाई, यहाँ से स्टार्ट किया। ये नोट्स वाली बुक अब मैंने रखी आपके सामने, ये स्टार्ट किया, और कंटिन्यूस ऐसे लिखा हुआ है, पूरा मजमून है। ये 3 पैरे तकरीबन बन रहे हैं, लगभग 3 पैरे ये यहाँ तक है, और कुछ डायग्राम्स हैं ये और ये,
और ये फिर एंड वाली, ये कहाँ कहाँ किधर एडजस्ट होनी है, क्या करना है, ये मैं अब चाहूँगा आपको थोड़ी सी इसकी मैं उसी तरह जैसे हम बनाया करते हैं नोट्स की एक आउटलाइन बना दूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, एक तो बात को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, दूसरा ज़हन नशीन करने में और याद रखने में, याद करने में, जैसे आपका हमारा तरीका होता है। तो मैं इसके हेडिंग्स अलग अलग ज़रा पॉइंट्स के तौर पर बनाने लगा। चलें जी, पहली तो बात ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कभी हम पहले भी आपको शायद याद हो, फर्स्ट ईयर में भी थोड़ा सा डिफाइन जस्ट किया था इसको, चैप्टर नंबर 8 के शुरू में ही याद होना चाहिए आप में से बहुत सौ को। तो मैं यूँ पसंद करूँगा कि आप पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन ही कर दें, हमारे नोट्स का पहला पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों मज़ीद थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट के लिए आप इसकी कुछ बुनियादी खसूसियात, मैं बेसिक का चलिए लफ्ज़ भी यूज़ कर लूँ, तो कुछ बेसिक इसकी जो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो क्या होती हैं, कुछ वो 3-4 हैं, उनकी लिस्ट बना देंगे। तो ये हमारा नोट्स का अगला पॉइंट समझिए। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे इसका प्रिंसिपल भी एक हेडिंग बना के बयान कर देंगे और उसकी फिर उसी प्रिंसिपल की बेसिकली समझिए एक्सप्लेनेशन तकरीबन इसी प्रिंसिपल की वो हम फिर आगे बयान करेंगे। ये हमारे पास इसकी अलग अलग हेडिंग्स बन गई, आसानी हो जाएगी जैसे मैंने कहा पॉइंट वाइज बातों को समझने और याद करने में और याद रखने में। और उसके बाद बच्चों इसी एक्सप्लेनेशन की कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ पहला पॉइंट कुछ मैं स्टार्स के तौर पर कुछ लिख दूंगा कि जी ये एक साहब थे, उन्होंने ये आइडिया दिया था, ये जो प्रिंसिपल किसने बताया था, तो 1864 में। यहाँ जाके मैं चाहूँगा जो किताब की पहली लाइन है, पहले फ़िक्रे से शुरू हुआ, मैं ज़रा यहाँ चाहूँगा ये 1864 में जनाब एक साहब थे, वो थे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ब्रिटिश यानी बरतानिया से उनका ताल्लुक़ था और ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। बहुत मशहूर साइंटिस्ट है फ़िज़िक्स में, इसका बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन है इस बंदे का। क्या कंट्रीब्यूशन है, थोड़ा सा उसको हल्का सा यहाँ टच करने लगे। तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा। कुछ ये क्या पॉइंट है, थोड़ी सी इसकी बात हम करेंगे अभी, और इसके बाद एन एग्जाम्पल देंगे फिर जैसे टेक्स्ट बुक पे हैं। बात को समझने के लिए, और इसी एक्सप्लेनेशन में ही फिर उस एग्ज़ाम्पल के बाद कहीं नीचे जाके हम नोट की हेडिंग देंगे और मैं इसको नोट 1, नोट 2, नोट 3 के तौर पर 3 बातें छोटी छोटी हैं जो चाहूँगा कि आपके नोट्स में ये स्पेशल तौर पर आपके नोट्स में और आपके नोटिस में आ जाएं, आपके नोट्स में और आपके नोटिस में आ जाएं, ये छोटी छोटी 3 चीज़ें। अच्छा, उसके बाद बच्चों हमारी मेजर जो 5वीं हेडिंग है, ये चौथी थी एक्सप्लेनेशन, उसके अपने अंदर कुछ ये मैंने आपको स्केच एक बना दिया कि ये कुछ आपके लिए आसानी हो गई। 5वां जो हमारी जो मेन, ये मैंने 1 2 3 इस तरह लिखा है, तो या तो इसको फिर 1 2 वो दूसरा तरह कर दें। चले यूँ ज़रा बच्चों ज़रा सही तरीका हो जाएगा। 1 2 ये कॉमन गिनती और रोमन में मैंने यहाँ नंबरिंग कर दी, ज़रा ये भी अच्छा हो जाएगा। और वो जो मेजर गिनती चलती आ रही है तो उसका फिर बड़ा वाला 5वां पॉइंट होगा, वो बच्चों होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये एक छोटा सा एंड पे एक पॉइंट होगा और साथ ही ये टॉपिक तो फिनिश हो जाएगा, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक पे है ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। लेकिन अगला टॉपिक है तो नहीं आपके स्मार्ट सिलेबस में जो मैंने अभी दिखाया, लेकिन उसका जस्ट एक पॉइंट है, मैंने अभी बता दिया आपको। पहला पैरा टेक्स्ट बुक पे ऑलमोस्ट एक पैरा ही है, उसकी थोड़ी सी बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन के कैसे पैदा होती हैं। इसको मैं वैसे क्योंकि मैंने पूरा टॉपिक वो नहीं पढ़ना, मैं आपको इधर ही इसकी ज़रा थोड़ी सी बात करूँगा। प्रिंसिपल इनका ये थोड़ा पीछे आ भी चुका है, तो इसको आप उस अगले टॉपिक की, क्योंकि हेडिंग ही ये है, तो मैं ज़रा उसी के लिहाज से इनका जनरेट होने का बुनियादी जो प्रिंसिपल है उसकी थोड़ी सी वजाहत या प्रैक्टिकल उसकी जो वजाहत है प्रैक्टिकल कि किस तरह से ऐसा मुमकिन होगा अमली तौर पर, वो पढ़ेंगे। मैं वैसे यहाँ लाइन लगा देता हूँ, ये टॉपिक आपका ये वाला इधर ही फिनिश हो जाएगा। यहाँ ये छठा पॉइंट जस्ट मैंने इजाफी दिया, जो आप अगर कभी आए कि राइट ए नोट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वो जो आपको स्मार्ट सिलेबस में है वो यही 5 पॉइंट हैं।
ये एक अलग से पॉइंट है, ये ज़रूरी है, वैसे ज़रूरी समझा मैंने कि ये शामिल करूँ। करते हैं, देखते हैं क्या जी। तो ये बच्चों एक दफ़ा फिर आपके सामने ये चल रहा है आपका नोट्स आपके, ये जी ठीक हो गया। चलें जी, आसानी काफ़ी अब इससे इंशाल्लाह हो जाएगी, बात समझने में भी, समझाने में भी, और याद करने में और याद रखने में भी। डेफिनेशन जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन कर चुके हुए हैं कभी पहले भी, जानते हैं, आपको नई नहीं बताने लगा मैं। तो क्या है जी डेफिनेशन? डेफिनेशन इसकी मैंने कहा आपकी जानी पहचानी, वो ये है कि ये ऐसी वेव्स हैं जो do not require any medium for their propagation। इनको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। such waves which do not require any, यहाँ एक लफ्ज़ बेहतर है, मटीरियल मीडियम कह दें, तो मादी मटीरियल मीडियम नहीं चाहिए होता। और अगर आप गौर करें ज़रा याद करें, ये उसका कंट्रास्ट है, उसका उलट है जो आपने कभी मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो भी याद करें। ऐसी वेव्स जिनको चलने के लिए कोई मटेरियल मीडियम चाहिए होता है वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, ये उसका उलट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बस जी डेफिनेशन बस यही। उसके बाद कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ की बात करने लगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बुनियादी प्रॉपर्टीज़ की बात करने लगे। पहली तो प्रॉपर्टी, खैर ये डेफिनेशन ही उसकी प्रॉपर्टी भी है कि दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। उसके बाद दे कैन पास थ्रू वैक्यूम, प्रॉपर्टीज़ में मैं नंबर 1 लिखता हूँ कि दे कैन पास थ्रू वैक्यूम। दूसरी, ये भी वैसे मैंने कहा प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन भी प्रॉपर्टी ही है, ये भी अब एक बढ़ा सकते हैं चाहे तो। उसके बाद ये अगली जो दूसरे नंबर पे मैं लिखने लगा हूँ कि ये ट्रांसवर्स इन नेचर, दे आर, इनकी जो नेचर है वो, ये वेव्स होती तो वेव्स हैं, कौन सी वेव्स हैं, इनकी जो नेचर है ये है ट्रांसवर्स। और क्योंकि ट्रांसवर्स वेव्स हैं इसलिए दे कैन बी पोलराइज्ड, इनकी पोलराइजेशन भी हो सकती है। ये मैंने क्या बात कर दी है, अब इसके लिए फर्स्ट ईयर को रिकॉल करना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 9 का लास्ट टॉपिक फिर से देख लीजिएगा, याद कीजिएगा, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना टाइम बहुत लगेगा। और तीसरी बात मैं लिखता हूँ कि ये जो वेव्स हैं ये प्रोपेगेट होती हैं स्पेस में, चलती हैं स्पेस में, ड्यू टू ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, दे प्रोपेगेट, ये चलती हैं स्पेस में, इन स्पेस, ड्यू टू ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। लें जी, और डेफिनेशन भी शामिल कर लें, वो भी प्रॉपर्टी है, तो 4 हो गई प्रॉपर्टीज़, 1 2 3 4। वैसे मैंने उसको क्योंकि अलग लिख दिया तो ये 3 मैंने बयान कर दी। और भी हैं प्रॉपर्टीज़, जैसे कि एक और भी है कि इनकी स्पीड क्या होती है, फ्री स्पेस में इनकी स्पीड होती है वही जो स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन मैं उसको जानबूझ के इस पॉइंट को मैं यहाँ नोट नंबर 1 2 3 जो मैंने लिखे थे उनमें से किसी पॉइंट में, उनमें से किसी जगह में लिखूँगा। पर्टिकुलरली मैं क्या ही देता हूँ, वो तीसरा पॉइंट मैं चाहूँगा कि वो यहाँ पर लिखूँ कि इनकी जो स्पीड होती है, ये वैसे प्रॉपर्टी में भी लिखा जा सकता है, लेकिन क्योंकि टेक्स्ट बुक पे तरतीब के मुताबिक कहीं यहाँ लिखा है उसने, तो इनकी जो स्पीड होती है उसको C से ज़ाहिर करते हैं, और वही है जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये कहाँ? वैक्यूम में। अदर देन वैक्यूम किसी और मीडियम में इससे कम ही होती है, वैक्यूम में इतनी होती है। चलिए हमारी अगली हेडिंग थी जी प्रिंसिपल इनका क्या है। अब जो प्रिंसिपल है इनके पैदा करने का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ये मैं मिटा देता हूँ जी, ये मेरे पास जगह नहीं है तो मैं मिटा देता हूँ। अब क्योंकि रिकॉर्डेड है आपके पास तो ये मैं आपको एक शॉर्ट इसका दे रहा हूँ, जब चाहें फिर से रिवाइंड कर लें। बहुत अच्छी बात, जैसे मैं बार बार कह चुका हूँ ऑनलाइन लेक्चर्स की, ये बड़ा ही अच्छा, बहुत ही प्यारा पॉइंट है कि जब चाहें जी पीछे से फिर देख लें, कोई पॉइंट लूज़ है, कोई रह गया तो फिर से देख लें। चलिए प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल फ़िलहाल मैं वैसे ही लिखने लगा हूँ, लेकिन उसी की एक्सप्लेनेशन समझिए फिर इस जगह आनी है। ये जो हमने छोड़ा है, ये जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल साहब ने क्या हरकत की थी, ये इसका प्रिंसिपल की एक्सप्लेनेशन होगी। प्रिंसिपल इसका क्या जी? प्रिंसिपल ये है कि
चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट्स, पैदा करता है मैग्नेटिक फील्ड, एंड अच्छा मैं फिक्रा बोल लेता हूँ यहाँ, फिर मैं जगह ज़रा बचा रहा हूँ और टाइम भी। एंड मैंने लिखा वाइस वर्सा, आपने ऐसा नहीं लिखना, लेकिन आपने ये पूरा लिखना है। देखिए मैं बता रहा हूँ, आपने पूरा लिखना। वाइस वर्सा क्या है, ये मैंने लिखा ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, और इसका उलट ये है कि एंड आपने लिखना है यहाँ, मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, आपने ये वाइस वर्सा नहीं लिखना, आपने लिखना एंड ए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ए चेंजिंग, ये प्रिंसिपल पूरा का पूरा तब बनेगा, दो हिस्से हैं प्रिंसिपल के। ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड ए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपने लिखना है। चलिए प्रिंसिपल हो गया जी। अब एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, और ये किताब पर जो पहला पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ कि जी स्टार्ट में उसने पहली कोई लाइन डेढ़ छोड़ के जो आपकी टेक्स्ट बुक वाले ने जैसे स्टार्ट किया, या आपकी नोट्स वाली बुक वाले ने तो इसी लाइन से शुरू किया है। 1864 में जनाब ब्रिटिश साइंसदान था बरतानिया का जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, और उसने क्या दिया था, उसने बच्चों अपनी मशहूर ज़माना मैक्सवेल्स इक्वेशंस दी थी। मैक्सवेल्स इक्वेशंस, ये इक्वेशंस का आपकी टेक्स्ट बुक पे भी तज़किरा है, आपकी नोट्स वाली बुक पे भी तज़किरा है, लेकिन तज़किरा ही है, वो इक्वेशंस क्या हैं, वो इक्वेशंस लिखी तक नहीं हैं, और ना ही आपको पेपरों में आनी है, ना ही एंट्री टेस्ट में आनी है, मेडिकल वालों को भी और नॉन मेडिकल वालों को भी। लेकिन मैं अगरचे नहीं आनी, लेकिन यहाँ कुछ छोटा सा एक दो पॉइंट क्योंकि वाजे करने, तो हल्का सा उनका मैं तो हवाला उनका देने लगा हूँ। ये वैसे आपने लिखनी नहीं है, ये जो मैं लिखने लगा हूँ आपने ये लिखनी नहीं है, आपने जब ये टॉपिक आएगा तो लिखनी नहीं है, ये मैं इजाफी एक नॉलेज दे रहा हूँ। ये बच्चों 4 हैं मैक्सवेल इक्वेशन, बहुत मशहूर 4 इक्वेशन हैं, फिज़िक्स की बड़ी बुनियाद है इनमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। क्या हैं वो चारों इक्वेशंस, तो मैं जल्दी से लिखने लगा हूँ। ये देखिए जी, ये मैंने लिखा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और ये जो है क्लोज्ड, ये इसका इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन। ये क्या होती है, क्या बला है, ये आपकी टेंशन नहीं है, बस होती है कुछ, कहीं थोड़ा सा इसका जिक्र है केमिस्ट्री में, कहीं फर्स्ट ईयर में भी शायद देखा हो, लेकिन ये मेडिकल वालों के लिए। हाँ, नॉन मेडिकल वाले सुन रहे हैं तो उनको पता है ये क्या चीज़ है, लेकिन उनको भी ये दायरे वाला उन्होंने शायद नहीं पढ़ा होगा। ये होता है क्लोज सरफेस, इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस। और अगर एक लाइन हो, क्लोज्ड लाइन हो कोई, सरफेस और लाइन में क्या फ़र्क है, वही जो स्फीयर और सर्कल में है। सर्कल की बाउंड्री का सर्कमफेरेंस सिर्फ एक लाइन होती है, पाथ उसकी लेंथ होती है, वो मीटर में उसकी यूनिट है, लेकिन जो स्फीयर की बाहर बाउंड्री जो है वो सरफेस है। स्फीयर और सर्कल में जो फ़र्क है वही ये सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल में फ़र्क होगा, उसकी बात अभी थोड़ी देर और भी मैं आगे करता हूँ। बहरहाल ये इक्वेशन है जी, इज़ इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये शायद पहचाना हो आपने, ये है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। और ये भी शायद कुछ लोगों ने पहचाना हो, ये ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, समझिए ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये बच्चों फिर आपको पता चल गया होगा, ये है गाज़ेस लॉ। मैक्सवेल इक्वेशन के मुताबिक गाज़ेस लॉ की ये फॉर्म है, ये गाज़ेस लॉ इस फॉर्म में लिखा जाए तो ये मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन बनती है। ये है गाज़ेस लॉ कहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये है गाज़ेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये पहली इक्वेशन है जी। दूसरी इक्वेशन भी दिखा दूँ आपको, ये फिर से क्लोज सरफेस का सरफेस इंटीग्रल है, बी वेक्टर डॉट डी ए, ये था टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ ए क्लोज सरफेस, ये है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आउट ऑफ ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0। ये भी गाज़ेस लॉ है, लेकिन वो था इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये है गाज़ेस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। ये नाम शायद पहले ना सुना हो आपने, मैग्नेटोस्टैटिक्स, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है ऐसे ही मैग्नेटोस्टैटिक्स होती है। तकरीबन उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, जैसे रेस्ट वाले चार्जेस की स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो रेस्ट पर जो मैग्नेटिक फील्ड्स या मैग्नेट्स होते हैं उनकी स्टडी को मैग्नेटोस्टैटिक्स कहते हैं। वो है गाज़ेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये है गाज़ेस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। और इसी तरह से और भी आगे हैं, 4 टोटल हैं। ये मैंने लिखा जी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ये बच्चों इज़ इक्वल टू है माइनस डी फाई बी ओवर डी टी।
इसको आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कह सकते हैं। ये बी है कैपिटल, मेरा मार्कर ज़रा थोड़ा मोटा, ये लें जी, ये है नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर ज़रा याद करें, ये चीज़ कहीं देखी है आपने अपनी एफएससी की फिज़िक्स में चैप्टर 15 में शुरू में कहीं देखी है, फैराडेज लॉ, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, साथ एन भी आया था। और अगर एन टर्न्स ऑफ कॉइल के अगर सिंगल लूप हो तो ये सिर्फ ये डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी होता है, जो कि क्या होता है, किसके बराबर होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो ये आप समझिए कि जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड ईएमएफ ही समझिए, या इसको आप यूँ समझ सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है अकेली, ये अगर कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। और ये इक्वेशन कुछ, इसका रिजल्ट कुछ यूँ है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जो ऊपर लिखा है, ये जो वाइस वर्सा वाला था, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इससे मिलती जुलती एक बात आगे है, चौथी और लास्ट जो मैक्सवेल इक्वेशन है, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। बल्कि मैं आपको बता भी दूं कि ये जो तीसरी थी, ये बच्चों फैराडेज लॉ ही है एक्चुअली, थोड़ा ज़रा मैक्सवेल के लफ्ज़ों में, ये फैराडेज लॉ ही है मैक्सवेल के लफ्ज़ों में, ये इक्वेशन कहलाती है। और चौथी इक्वेशन है जी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, और लूप इंटीग्रल, क्लोज लूप का इंटीग्रल, ये इज़ इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू आई, इसको कहते हैं कंडक्शन करंट, इंटू एप्सिलॉन नॉट, और साथ आता है डी फाई ई ओवर डी टी। इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। ये क्या बला है, क्या चीज़ है, आपकी बला जाने, मतलब आपके लिए नहीं है, आपकी टेंशन नहीं है, मौज लग गई, मुबारक हो, खुशी मनाएं कि टेंशन फ्री हैं आप इस मामले में। ये चारों मैंने लिख दी हैं, ऑन रिकॉर्ड दे दी हैं आपको, लेकिन आपको चाहिए नहीं, इनका आपने कहीं जिक्र ही नहीं करना। ये भी मैं लिख दूं, ये जो चौथी इक्वेशन है ये बच्चों कहलाती है एम्पियर्स लॉ की एक स्पेशल फॉर्म, या एम्पियर्स लॉ जो है उसकी मैक्सवेल वाली फॉर्म, एम्पियर मैक्सवेल लॉ भी कहते हैं इसको, या फिर इसको एम्पियर्स लॉ की एक ख़ास शेप में ये लिखा हुआ है। तो आपको याद होगा ये बी वेक्टर डॉट डेल्टा एल वेक्टर समेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज, ये उसी तरह से मिलती जुलती बात है। तो इसको हम एम्पियर मैक्सवेल लॉ भी कहते हैं, एम्पियर डैश मैक्सवेल, ये मैक्सवेल के लफ्ज़ों में एम्पियर्स लॉ है, यूँ समझिए, एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ, ये वाली इक्वेशन। चलें, ये चारों इक्वेशंस हैं जी, लेकिन इनसे बस हमारे काम की चीज़ सिर्फ इतनी सी है कि इक्वेशन नंबर 3 बताती है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ये है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इतना हिस्सा देखें, ये बताती है इक्वेशन के रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये डेल्टा डी फाई ई ओवर डी टी, आप इसको समझिए, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये पैदा करता है मैग्नेटिक फील्ड। वही जो फिक्रा प्रिंसिपल है कि ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड ए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तीसरी और चौथी इक्वेशन से मिला के समझिए, इसका प्रिंसिपल बना है ये मैक्सवेल इक्वेशन से। ये जस्ट आपको तजस्सुस कोई रह जाए तो उसके लिए बता दी हैं, आपने इनका जिक्र नहीं आने देना, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक पे भी नहीं है और आपकी नोट्स वाली बुक पे भी नहीं है। बस जितना आपको समझाना था कि बस इनका रिजल्ट ये है तीसरी और चौथी इक्वेशन का, जो कि ये लिखा हुआ है प्रिंसिपल, बस यही है। यहाँ आपने क्या लिखना है, वो अभी कुछ बातें मैं भी पढ़ देता हूँ, 2-3 लाइनें हैं, वो टेक्स्ट बुक पे भी और नोट पे भी, वो देख लीजिएगा, भी देखते हैं। एन एग्जाम्पल आगे दिए, एक एग्जाम्पल जो किताब पे टेक्स्ट बुक वाले ने दिया, ज़रूरी नहीं थी लेकिन टेक्स्ट बुक वाले ने इस टॉपिक में दी है, तो बच्चों हम भी देंगे। अगर राइट ए नोट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आए तो ये आया नहीं, वैसे कभी मुझे नहीं याद पड़ता कभी मैंने पेपर में देखा हो ये क्वेश्चन, लेकिन अब स्मार्ट सिलेबस है, स्मार्ट सिलेबस में अलग से ये टॉपिक मेंशन है, तो शायद कभी अगर आए तो ये आप इसको देख लीजिएगा। बहुत कम चांस है वैसे, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आए तो हमारे नोट्स का फ्लो एक बना हुआ है, वो चल रहा है। तो अगला पॉइंट है एन एग्जाम्पल, और जस्ट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि टेक्स्ट बुक वाले ने दिया, वरना इसकी ज़रूरत थी नहीं वैसे इतनी कोई। क्या एग्जाम्पल दिया जी, टेक्स्ट बुक मैं कह रहा हूँ, और आपकी नोट्स पर भी वैसे ऐसे ही है, तो ज़रा मैं टेक्स्ट बुक पे दिखा ही दूँ। ये वाली बच्चों की डायग्राम उसने जस्ट बना दी है, एवं ही जस्ट बात थोड़ा सा हवाला देने के लिए। अब ये क्या बात है, ये क्या बात है बच्चों, इसके लिए मैं वैसे तो आपको मैंने इक्वेशन 3 और 4 अभी दिखाई, मैक्सवेल इक्वेशन, और उसी से निकला प्रिंसिपल, लेकिन इस बात को, इन इक्वेशंस की भी आपको ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक वैसे सादा कॉन्सेप्ट देने लगा हूँ इस प्रिंसिपल के बारे में। आपको कुछ आइडिया इन चीज़ों का, इन बातों का ऑलरेडी भी है। कैसे है ज़रा देखिएगा। आपको पता है कि कहीं बच्चों अगर करंट चले तो करंट, स्ट्रेट कंडक्टर में करंट चले तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है।
करंट चल रहा है यूँ आई, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पर मुश्तमिल। और ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं ये चलते हुए करंट के परपेंडिकुलर होते हैं। यूँ करंट चल रहा है तो ये सर्कल्स उसके परपेंडिकुलर बनते हैं यूँ। अब पता नहीं कैमरे में सही देख पा रहे हैं कि नहीं, मैं दिखा पा रहा हूँ कि नहीं, इस तरह से चलता है। चलते हुए करंट के गिरदा गिर्द, उसके इर्द गिर्द, उसकी सराउंडिंग स्पेस में परपेंडिकुलर टू दी करंट या कहिए परपेंडिकुलर टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है मैग्नेटिक फील्ड। ये बड़ा अहम पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मौजूद है। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये चैप्टर 13वां जो है 13 चैप्टर, जिसका आगाज़ की कुछ बातें अब आपके स्मार्ट सिलेबस में है नहीं, लेकिन अच्छी बात है, बहुत शुक्र अल्लाह का कि आप स्मार्ट सिलेबस आने से पहले 13वें चैप्टर का आगाज़ सीख चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स करंट चलने के, मेरे लेक्चर मेरी ज़रा बातें याद करें, वो करंट कैसे चलता है किसी सॉलिड, किसी कंडक्टर में, किसी मेटालिक कंडक्टर में, वो क्या बातें की थी, वो सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। मैंने बड़ी डिटेल से कॉन्सेप्ट अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की थी। जिन्होंने मेरे पास पढ़ा है, बड़ी दिलचस्प, बड़ी मज़ेदार बातें हमने की थी, वहाँ कुछ याद होगा। अच्छा, तो आपने वहाँ ये देखा था कि जब कभी बैटरी अप्लाई कर दें किसी कंडक्टर के गिर्द, तो बच्चों बैटरी बेसिकली क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देती है उस कंडक्टर में हर जगह पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करते हुए फिर उस कंडक्टर के चार्जेस चलने लगते हैं। अगर वो चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर दें, इधर को है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन फिर चलते हैं उसके ऑपोजिट। लेकिन कन्वेंशनल करंट अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है। ये बातें आपको जानी पहचानी है, कोई नई बात कतई तौर पर नहीं है। दोबारा से चैप्टर 13 के बिल्कुल शुरू की बातें याद कर लें। तो अगर करंट इधर को चल रहा है तो समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर को ही है। तो जिधर को इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके सराउंडिंग स्पेस में, अब ये मेरे लफ्ज़ याद रखिएगा, मैं जो बातें कर रहा हूँ, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके सराउंडिंग स्पेस में परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बात आपकी जानी पहचानी है। अगली बात मैं बताता हूँ, यह बात ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के सराउंडिंग स्पेस में परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ये देख लिया आपने, जब चल रहा हो करंट तो उसको ये भी याद रखिए, चार्जेस चल रहे हैं, कोई डायनामिक सिचुएशन है, स्टैटिक नहीं है, तो उस वक्त गिर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ठीक हो गया। अगली बात, मिसालें तो बहुत सी हैं, लेकिन मैं चलिए जल्दी से आपके लिए एक मिसाल वो दिखाता हूँ जो आपने बहुत दफ़ा डिस्कस की हुई है 15वें चैप्टर में, मुख्तलिफ हवालों में, मुख्तलिफ टॉपिक्स में, लेंजेस लॉ में भी की थी। याद करें, ये याद आ गया होगा आपको मैं क्या बना रहा हूँ। ये थी एप्लीकेशन ऑफ लेंजेस लॉ। ये गैल्वेनोमीटर था, ये जी लिखा मैंने, जी है गैल्वेनोमीटर। और जब ये नॉर्थ पोल इधर को, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनें, जब ये रेस्ट पे है, ये मैग्नेट तो आपको पता है, उस वक्त तो चेंज नहीं हो रहा फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल, तो ये गैल्वेनोमीटर जीरो शो करेगा, और जो ही इसको मूव करेंगे टुवर्ड दी कॉइल लाएंगे। ये बातें सारी बड़ी आपकी जानी पहचानी। मैंने जानबूझ के, कई मिसालें हैं इसकी, मैंने जानबूझ के वो चुनी है जो आपने बार बार कई मुख्तलिफ हवालों से जो डिस्कस की हुई है। ये आपने कई जगहों पर देखी हुई है, 15वें चैप्टर में आपको याद होगा, लेंसेज लॉ में देखी हुई है। उससे पहले शुरू में वो जो 5-6 तरीके थे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करने के, उनमें से एक तरीका ये यही था, शुरू वाला, पहले छोड़ के दूसरा तरीका ये था। और कई जगहों पे आपने ये चीज़ डिस्कस की हुई है इस तरह की। चैप्टर 15 में मुख्तलिफ चीज़ें समझने के लिए उसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 15वें चैप्टर के, उनमें आपने कई जगहों पे यही चीज़ डिस्कस की थी। अच्छा, बहरहाल मुख्तसर ये कि यहाँ क्या मामला है, इस केस में आप देखिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनें इधर को आ रही हैं, जिधर को मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं, जिधर को मैग्नेटिक फील्ड है, गौर करें उसके सराउंडिंग स्पेस में इर्द गिर्द ये कॉइल मौजूद है। तो जब आपने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड दिया, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स दिया, तो उसके इर्द गिर्द जो कॉइल थी उसमें पैदा हो गया करंट, इंड्यूस करंट। यानी करंट जहाँ पैदा हो जाए तो मतलब वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस यानी ईएमएफ वजूद में आई, और उसी को इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ये सारी बातें हमने पढ़ी हुई हैं, आपको पता है। अच्छा, इसी वजह से गैल्वेनोमीटर करंट शो करेगा। यानी जिधर को मैग्नेटिक फील्ड है उसके सराउंडिंग स्पेस में ये कॉइल मौजूद है, वहाँ करंट पैदा हुआ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ। जैसे अभी बताया था, करंट पैदा होने का मतलब है यहाँ ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ, और पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E = माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। पोटेंशियल डिफरेंस है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस इलाके में बना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं उनके सराउंडिंग स्पेस में परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर शेप में, ये उसके सराउंडिंग स्पेस में। ये जो 2 मिसालें दी मैंने, एक अभी थोड़ी देर पहले दी है, मिटा दी है, आप फिर पीछे रिवाइंड करके देख लें मैंने क्या बात की है, और एक अब दी है। इन दोनों से पता क्या पता चला बच्चों? पता ये चला कि जहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसके सराउंडिंग स्पेस में परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाया करता है मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड कौन पैदा होता है? मैग्नेटिक फील्ड।
अभी पीछे रिवाइंड करके देख लें, फिर आपको दोबारा से, या उम्मीद है रिवाइंड करके देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी बात की है। पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं हो तो उसकी सराउंडिंग स्पेस में परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है मैग्नेटिक फील्ड। और अभी दूसरी मिसाल से ये पता चला कि कहीं मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, तो उसकी सराउंडिंग स्पेस में उसके इर्द गिर्द पैदा होता है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। बस ये अब ज़हन में रखिएगा। तो किसी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसकी परपेंडिकुलर, उसकी सराउंडिंग स्पेस में परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और कहीं मैग्नेटिक फील्ड हो तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो उसकी सराउंडिंग स्पेस में परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर पैदा होते हैं। तो फिर अब ये बात ज़हन में रखिए, सब इस पूरे टॉपिक की सबसे अहम बात यही है जो मैं फिर से दोहराता हूँ। पता ये चला, वैसे तो ये जो मैक्सवेल साहब थे उनकी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों का रिजल्ट भी था, लेकिन मैंने उससे हट के कि आपको नहीं पता जी मैं क्या है मैक्सवेल इक्वेशन, आपने पढ़ी ही नहीं समझिए, और आपकी किताब में भी नहीं है। मैंने बताया ये जस्ट आपको इजाफी चीज़ बताई जो आपने मेंशन नहीं करनी, जैसे बुक पे आपने इसको पेपर में आया तो यही लिखना है जैसे आपकी बुक पे। बहरहाल तो ये रिजल्ट इक्वेशन नंबर 3 और 4 का भी था मैक्सवेल इक्वेशन का, और मैंने आपको कई तरीके हैं ये बात समझाने के, लेकिन मैंने जानबूझ के सिर्फ उन लफ्ज़ों में जो आप हज़म कर सकें, वो मिसालें दे के जो अब तक ऑलरेडी आपके पास हैं, जानबूझ के सिर्फ वही सादा मिसालें दे के, ताकि आपको सादा सी ये बात समझ आए। क्या बात समझ आए? तो इस पूरे टॉपिक का सबसे अहम फ़िक्रा मैं 3-4 दफ़ा बोल गया हूँ, फिर बोलता हूँ कि क्या होता है, जहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो तो उसकी सराउंडिंग स्पेस में परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है मैग्नेटिक फील्ड, और जहाँ कहीं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो तो उसकी सराउंडिंग स्पेस में परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बात को अभी हम ये थोड़ी देर बाद आगे ग्राफिकली भी दिखाने लगे हैं कि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं दोनों फील्ड। तो फिर जो एग्जाम्पल किताब वाले ने दिया उस पर भी आते हैं। उसने एग्जाम्पल में ये कहा, ये जो डायग्राम है, और मैंने आपको बता दिया कि इसकी ज़रूरत थी तो नहीं, मेरे ज़ाती ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि इस तरह से कि एक तरीका इख्तियार किया टेक्स्ट बुक वाले ने ये बात समझाने का कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं, कैसे चलती हैं आगे, तो यही बात मैं आपको उसी लफ्ज़ों में समझाने लगा हूँ, क्योंकि आपको ज़ाहिर है पेपर चेकर को यही चाहिए अगर ये पेपर में आना हो ये क्वेश्चन। लेकिन जी उसने कहा जी कि समझिए कि कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर पैदा करनी है, क्या होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वो भी इसी में ही बात आ जाएगी। तो एक कोई स्पेस थी हमारे पास, कोई सिलेंड्रिकल शेप की, किसी भी शेप की हो सकती है, किताब वाले ने यहाँ मिसाल दी सिलेंड्रिकल स्पेस की, तो हम भी वही बात कर लेते हैं। उसने कहा कि कहीं इस तरह की कोई स्पेस थी मौजूद, और ये जो एरो दिखाए हैं शायद ये इलेक्ट्रिक फील्ड था या फिर शायद ये मैग्नेटिक फील्ड था, दोनों में से कोई एक था। किताब वाले ने यहाँ पर्टिकुलरली ये मैग्नेटिक फील्ड की बात की है कि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है, इस जगह कहीं इस तरह से था, और मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं, तो पासिंग थ्रू ए गिवन सरफेस एरिया, तो ये बन जाएगा फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स था कहीं, और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स था। तो जो बातें अभी पीछे की हैं उनके मुताबिक इसके सराउंडिंग स्पेस में पैदा हो जाएगा चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कहीं जनरेट कर दिया था तो उसके सराउंडिंग स्पेस में पैदा हो जाएगा चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे, क्यों? तो मैक्सवेल की इक्वेशन नंबर 3 और 4 का भी यही रिजल्ट है, और मैंने आपको 2 मिसालें अभी दे के बार फिक्रा दोहराया यहाँ पे, उसी की वजह से कैसे क्यों वो आपने सीख लिया। यहाँ पर AB जो सिलेंड्रिकल सरफेस थी अंदर वाली, उसके अंदर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स था, तो उसके सराउंडिंग स्पेस जो CD है, मैं एग्जैक्ट किताब के लफ्ज़ बोल रहा हूँ, उसी तरह की बात कर रहा हूँ, तो उसके सराउंडिंग स्पेस में इस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के समझिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वजूद में आएगा इस स्पेस में, और इधर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके सराउंडिंग स्पेस में जो बुक वाले ने डायग्राम दिखाई तो नहीं, लेकिन बात की हुई है उसने, मैं बना देता हूँ। तो इस CD स्पेस के सराउंडिंग स्पेस में समझिए EF एक और स्पेस समझ लें, ये E और ये F, तो इसके सराउंडिंग स्पेस में बच्चों फिर से पैदा होगा एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके सराउंडिंग स्पेस में जहाँ कहीं चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसके इर्द गिर्द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, जहाँ कहीं चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हो तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा होगा उसके सराउंडिंग स्पेस में, और परपेंडिकुलर टू दी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे।
वो फ़िक्रा मैंने अभी 5-6 दफ़ा यहाँ दोहराया है। तो कहीं अगर पहली दफ़ा चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हुआ तो उसकी सराउंडिंग स्पेस में चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहीं चेंज होगा तो उसके सराउंडिंग स्पेस में परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। लेकिन वो तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो उसके सराउंडिंग स्पेस में फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। वो तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके सराउंडिंग स्पेस में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड सो ऑन। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, सराउंडिंग स्पेस में चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, सराउंडिंग स्पेस में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और अब मेरे हाथ आपके कैमरा की हद से बाहर निकल गए हैं तो चेंज फिर सराउंडिंग में चेंजिंग दूसरा वाला फील्ड। तो कोई एक फील्ड, अब फिर यही जो फील्ड है इनमें से कोई भी एक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करने के लिए चाहे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कहीं पैदा कर दें, चाहे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों में से कोई भी एक जगह पे कहीं भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या कहिए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि फील्ड से बनता है फ्लक्स, तो कहीं भी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हुआ तो सराउंडिंग स्पेस में चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से सराउंडिंग स्पेस में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और उसके सराउंडिंग फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब मेरे हाथ आपके कैमरे से फिर बाहर निकल गए और उसके फिर बाहर, उसके फिर बाहर, उसके फिर बाहर। तो ईच फील्ड विल गो ऑन जनरेटिंग द अदर, ईच फील्ड विल गो ऑन जनरेटिंग द अदर इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसकी सराउंडिंग स्पेस में, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, और ये बार बार एंड सो ऑन। मैं ये बात बार बार रिपीट नहीं करता, तो हो गई काफ़ी दफ़ा। इसी को अब किताब के मैं फ़िक्रे बोलने लगा हूँ, किताब वाले के लफ्ज़ों के मुताबिक कहता है 10, चलिए मैं ये मेरे पास टेक्स्ट बुक है, मैं आपको उधर से पढ़ भी दूँ। यहाँ हम पहुँच गए हैं, यहाँ 10 ईच फील्ड जनरेट्स दी अदर, हर फील्ड दूसरे वाले को पैदा करेगा, इलेक्ट्रिक पैदा करेगा मैग्नेटिक को और मैग्नेटिक पैदा करेगा इलेक्ट्रिक को, एंड द होल पैकेज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स विल मूव अलोंग प्रोपेलिंग इटसेल्फ थ्रू स्पेस। और ये पूरा एक मिलकर एक जो पैकेज बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, और मेरा हाथ आपके कैमरे से बाहर निकल गया। तो ये जो पूरा पैकेज है आगे ही आगे फैलते जाते हुए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का, दिस होल पैकेज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो अपने आप को प्रोपेल करते जा रहे हैं, अपने आप को धकेलते जा रहे हैं स्पेस में, इनको ही मिला के कहते हैं ये क्या पैदा हो रहा है। ये बच्चों ऐसे ही है जैसे तालाब में आपने कंकर गिरा दिया तो बाहर को फैलते चले गए दायरे दायरे दायरे, यानी वेव्स पैदा होती चली गई, डिस्टर्बेंस पैदा हो गई। चेंजिंग इलेक्ट्रिक या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पहली दफ़ा कहीं दिया था आपने तो उससे एक स्पेस में डिस्टर्बेंस पैदा हुई, वो आगे ही फैलती गई, तो यही तो होती है वेव। यही जो फैलते हुए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर फैलते हुए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इन्हीं को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सच मूविंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये यहाँ तक बात हो गई जी, एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल हमने कर दी और एक्सप्लेनेशन हो गई इसमें। आगे बच्चों नोट 1 और नोट 2 और नोट 3 का मैंने वादा किया था, तो चलिए उस तरफ आते हैं। ये आपके सामने लिस्ट भी मौजूद ही है। नोट 1 और नोट 2 और नोट 3 क्या है? नोट 1 ये है जो अभी भी मैंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर के लिए मैथमेटिक्स में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ज्योमेट्री में, ऑर्थोगोनल। यही लफ्ज़ आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक पे। तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। लेकिन इस बात को अब एक अगली जो डायग्राम है आपकी टेक्स्ट बुक पे भी और नोट्स वाली बुक पे भी, उसमें कैसे दिखाया है, तो मैं ज़रा वो डायग्राम भी बनाऊं। ये आपका होमवर्क है और कितनी दफ़ा बना के लानी है घर से आपने ये होमवर्क में, पता है ना, 2 दफ़ा। तो कल अगर कॉलेज में आते हुए नहीं बना के लाएंगे तो फिर आपको इसकी सज़ा मिलेगी, पता है ना। मजाक कर रहा हूँ, आपको पता ही है कल आपने कॉलेज में नहीं आना, आपकी मौज लग गई हुई है। लेकिन अल्लाह ना करे कि इस मौज लगने की वजह से आपका तालीमी हर्ज हो, तो प्लीज़ आप यूं ही, आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ गई है, आप यूं ही समझिए कि सर अफजल बहुत गुस्से में जनाब आपको सज़ा कल देने वाले हैं, आप फ़र्ज़ कर लेंगे। और प्लीज़ ये होमवर्क बनाइएगा जो अभी मैं डायग्राम पर्टिकुलरली अभी बनाने लगा हूँ। ये देखिए जी क्या बात मैं कर रहा हूँ। ये बच्चों आपने दिखा दिया, फ़र्ज़ कीजिए एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ऊपर को था वाई एक्सिस और इधर को दिखाया है जी एक्सिस, जो एक दूसरे के ज़ाहिर है परपेंडिकुलर है। और अब यहाँ पे मैं एक प्लेन बनाने लगा हूँ। पहले तो मैं बनाने लगा हूँ एक्स वाई प्लेन, ये अलग से समझिए, मैंने तीनों एक्सिस दिखा दिए। अब मैं एक एक्स वाई प्लेन यहाँ डिफाइन करने लगा हूँ। ये मैंने एक एक्स वाई प्लेन खड़ा कर दिया।
ये क्यों एक्स वाई प्लेन है, उसकी वजह वो साथ ही ऊपर वो बनी हुई है, इधर को एक्स एक्सिस ऊपर को वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला एक्स वाई प्लेन। और अब मैं इसके ऑर्थोगोनल यानी इसके परपेंडिकुलर बच्चों दिखाने लगा हूँ आपको एक्स और जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। और एक्स जेड प्लेन ज़रा देखिएगा मैं कैसे दिखाने लगा हूँ। ये मैंने यहाँ से एक लाइन निकाली बाहर और इधर को मैंने खींच दी और यहाँ से ये ज़रा देखते जाइए कैसे डायग्राम बन रही है। ये इसमें एक्स एक्सिस भी है और बाहर को इधर को जी एक्सिस है। ये जेड एक्स प्लेन है, वो पहला जो बनाया वो वाई एक्स वाई प्लेन था, ये जेड एक्स प्लेन है। अब पीछे ये समझिए ये छुपा हुआ है, ये वाला यूँ बना हुआ है जी। ये एक दूसरे के दो परपेंडिकुलर शीट्स हैं समझ लीजिए। और आपने वाई एक्सिस के अलोंग बच्चों ले लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर की वैल्यूज़, और अलोंग जी एक्सिस आपने ले लिया है मैग्नेटिक फील्ड, बी वेक्टर की वैल्यूज़। और यहाँ पे अब ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आगे कैसे प्रोसीड करेंगे ये दिखाने के लिए मैं एक दरमियान में बीचों बीच एक एक्स एक्सिस अलग से ये भी दिखा दूँ, ज़ीरो लाइन एक्स एक्सिस। ये ओरिजिन समझिए, ये 0 पॉइंट है ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस वही एक्स, ये वाला वही यहाँ पर बना दिया। और ये बच्चों देखिएगा अगर आप, ये मैं जो बनाने लगा हूँ ये है जी आपका समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशंस हो रही हैं, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड सो ऑन। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली डायरेक्शन है, ये एक्स वाई प्लेन में ऑसिलेशंस हो रही हैं। और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस करेगा तो यूँ, आप देख रहे हैं मैं कैसे बना रहा हूँ ये। वो जो होमवर्क आप करते हैं तो आप फिज़िकल क्लासें जारी हों तो आपने मुझे देख लिया बनाते हुए वाइट बोर्ड पे, और बाद में आप ख़ुद फिर बनाएंगे तो शायद आपको याद ना हो कि सर ने कैसे बनाया था। लेकिन इस वक्त आपके सामने जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आप इसको बार बार पीछे कर करके दोबारा देख सकते हैं। मैंने थोड़ी सी ज़रा ये जगह कम रखी है, थोड़ा ज़्यादा होती तो और बेहतर होता। चले बहरहाल ठीक है, बात उम्मीद है समझ आ ही रही है और ऐसी ही आपकी किताब पे भी बनी हुई है। लें जी, तो ये वाला जो था, ये हमारा जो था ये जेड एक्स प्लेन था। इस जेड एक्स प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशंस हो रही हैं और ये डैश डैश भी पीछे छुपा हुआ जेड एक्स प्लेन, उसमें ये ग्रीन कलर की यूँ इधर इधर को ये हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन। और एक्स वाई प्लेन में ऊपर नीचे को हो रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन। तो फिर अगर किसी जगह किसी इलाके में आपने ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर दिया तो उसके परपेंडिकुलर, ये देखें ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया, ऊपर नीचे को हो रहा है। कैमरे में अब वाज़ेह चीज़ नहीं समझ आती क्या हो रहा है, लग रहा होगा आपको ऊपर नीचे को ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की है तो उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की है दाएँ बाएँ। ये मैं समझा चुका हूँ अभी पीछे के कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये मैंने वो डायग्राम बना दी है जो थोड़ी सी मुख्तलिफ है शायद, लेकिन लगभग यही डायग्राम ये आपकी किताब पे, अब ये अपने हाथ से बना के देखनी है। और ये किसी एंटीने में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होकर आ रही हैं, जैसे कि रेडियो वेव्स हैं फ्रॉम एंटीना। एंटीना होता है जहाँ से रेडियो वेव्स पैदा होती हैं और ये जा के इधर को रही हैं, इधर को इनकी स्पीड, इनकी वेलोसिटी, इनकी सी इधर को है। तो अब आप तीनों वेक्टरों का ज़रा देखिएगा, ये तीन वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अलॉन्ग वाई एक्सिस अगर ई वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो अलॉन्ग ये वाई एक्सिस, और अलॉन्ग जी एक्सिस
यूँ समझिए इस तरह से ऑसिलेशंस हो रही हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो फिर अलॉन्ग एक्स एक्सिस आगे ही आगे बढ़ती जा रही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो तीन चीज़ें आपस में परपेंडिकुलर हैं या ऑर्थोगोनल हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और बच्चों इन दोनों के आगे बढ़ने की डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये वाली अलॉन्ग एक्स एक्सिस है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर आपने देख लिया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं, कैसे, क्यों, किस तरह, ये थोड़ी देर पहले मैं बताया, आप 8-10 दफ़ा शायद रिपीट कर दिया कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर पैदा होंगे, ये चलते ही जाएंगे, आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे, इनको मिला के कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यही जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो अपने आप एक दूसरे को दूसरा अगले पहले को फिर दूसरे को फिर वो पहले को एक दूसरे को जनरेट करते करते फ़ज़ा में फैलते जाते हैं, इन्हीं के फैलते हुए ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नोट पे आ गए हैं, तो नोट नंबर 1 ये है कि यही तीनों जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या कहिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तीनों आपस में म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हैं, ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर है। और दूसरी जो है नोट नंबर 2 जो है, नोट नंबर 2 ये है कि यहाँ वही, क्योंकि ये हमने दिखाया पीरियोडिकली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेव्स हैं, तो यहाँ वही इक्वेशन अप्लाई होगी जो वेव्स की होती है, v = f लैम्डा, यहाँ वो बन जाएगी c = f लैम्डा फॉर द वेरी ऑब्वियस रीज़न। वाज़ेह है क्यों v को c कहा, क्योंकि वो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो कि अभी कहा था स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। और यही हमारा तीसरा नोट भी ऑलरेडी हमने कहा हुआ है कि इनकी स्पीड क्या होती है फ्री स्पेस में या वैक्यूम में, वही जो स्पीड ऑफ लाइट है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें पता है ये लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं, तो इनकी स्पीड ये है। ये तीनों नोट हो गए जी, यही आपकी बुक में कुछ लिखे हुए हैं, देखते हैं अभी इनको। तो उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे हम आते हैं और ये टॉपिक फिनिश हमारा हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है बच्चों, ये मुख्तलिफ वेवलेंथ्स या मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं उनको एक तरतीब में दिखाएं तो कहते हैं कि हमने स्पेक्ट्रम दिखा दिया। उसने ये दिखाया कि मुख्तलिफ़ किस्मों की होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आप ऑलरेडी जानते भी हैं, आपको बहुत सारों को पता भी है ऑलरेडी कि मसलन विजिबल लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और रेडियो वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो ये रहा जी स्पेक्ट्रम। आपने बस ये याद रखना है कि इनकी वैल्यूज़ सब की सब ज़बानी याद नहीं करनी, बस ये है इधर को इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है और उधर को जाएँ तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ है, या अगर इधर को जाएँ तो डिक्रीजिंग वेवलेंथ है, ये लिखा हुआ है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन में होते हैं, क्योंकि c तो कांस्टेंट है, तो फिर दो चीज़ों की प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो एक दूसरे का इन्वर्स रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाए, ये बातें फर्स्ट ईयर में भी की हुई हैं, याद होगा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाए तो वेवलेंथ कम होती है, वेवलेंथ बढ़ती जाए तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिधर को फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उधर को वेवलेंथ कम होगी। तो ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ के लिहाज से तरतीब में बताई गई हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये भी स्पेक्ट्रम है, आप इसको यहाँ से भी याद करना होगा, लेकिन मैं आपको एक काम और एक बात बताता हूँ। यही स्पेक्ट्रम आप इसी टॉपिक में ये वाला ना बच्चों कीजिएगा, क्योंकि आपको यही थोड़ा सा आगे जाके, ये मेरे पास टेक्स्ट बुक है, नोट्स वाली बुक पे भी खैर मौजूद ही है, लेकिन टेक्स्ट बुक पे चैप्टर नंबर 19 में पेज नंबर 184 पर फिर यही क्या लिखा हुआ है, ये हेडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि फिर दोबारा यही आना है। वहाँ ज़रा थोड़ी बेहतर है मेरे ख्याल में याद रखना। तो आप इस टॉपिक में जो इस वक्त पढ़ रहे हैं, आपने ये डायग्राम बनानी है, ये वाली, इसकी जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, बेशक ये अभी याद ना कीजिए सारी, ना रटिए। एक तरफ वेवलेंथ दी है मीटरों में, एक तरफ फ्रीक्वेंसी दी है हर्ट्ज़ में, और नीचे से ऊपर को जाएं तो वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट होती गई, कम होती गई, लेकिन नीचे से ऊपर को जाएं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई है, जैसे कि बताया इन्वर्स रिलेशन है। आपने बच्चों इनको ज़बानी याद करना, तरतीब इनकी, कि सबसे लंबी वेवलेंथ सबसे नीचे जो है लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं, उसके बाद AM रेडियो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM, ये क्या होती है, अब ये टॉपिक आपके कोर्स में नहीं है, 16वें चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, बस ऐसे ही याद रखिए। और उसके बाद जो ऊपर को जा रहे हैं तो याद रहे, हर ये तरतीब है, हर एक की जो ऊपर जा रहे हैं वेवलेंथ कम होती जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। सबसे लंबी वेवलेंथ नीचे वाली की है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम इनकी है, लॉन्ग रेडियो वेव्स, AM रेडियो। ये इसी तरतीब में ज़बानी याद करनी है MCQs वगैरह के लिए। तो लॉन्ग रेडियो वेव्स, AM रेडियो, टेलीविजन एंड FM रेडियो, शॉर्ट रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, जिसके फिर खोल के ये मुख्तलिफ कलर्स उनकी वेवलेंथ लिखी हुई हैं। बस विजिबल की आपको याद ही ऑलरेडी, लगभग कोई 400 नैनोमीटर से कोई 700 नैनोमीटर के लगभग होती है। और अल्ट्रा वायलेट है, फिर एक्सरेज है, गामा रेज है, ये इसी तरतीब में आइंदा ज़बानी याद करनी है। ये वैल्यूज़ एक्चुअल जो हैं बस विजिबल की चलिए याद कर लीजिएगा, बाकियों की कोई लाजमी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये पता हो कि नीचे से ऊपर जाते हुए वेवलेंथ शॉर्ट होती जाती है और बच्चों फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जाती है। चलिए, ये हो गया जी इसका लास्ट पॉइंट, और ये वाला टॉपिक तो हो गया फिनिश।
अब क्योंकि लेक्चर आपका बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं वो जो एक पहला पैरा है अगले टॉपिक का, जो अगला टॉपिक शामिल नहीं है स्मार्ट सिलेबस में, जनरेशन और ट्रांसमिशन और रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उसका सिर्फ जनरेशन का, क्योंकि वो डायरेक्ट रिलेशन है उसका, रिलेटेड है इसी टॉपिक से, तो वो मैं बच्चों आपको अगले लेक्चर में जिसमें एक्सरसाइज करवानी है वो थोड़ा सा पोर्शन उसमें मैं कॉन्सेप्ट के लिए बता दूंगा। अभी इसको फिनिश करते हैं, मैंने अभी रीडिंग भी करनी है तो काफ़ी लंबा काम ना हो जाए। रीडिंग आपके लिए करनी है, लेकिन आपको बहुत अच्छी बात है, इस रीडिंग से ज़्यादा बेहतर मैंने ये सारी बातें कर दी हैं और तरतीब में की हैं और पूरा स्केच बना के दिया 1 2 3 4 5 मुख्तलिफ पॉइंट्स का। फिर भी अब जहाँ जहाँ ये मैं पढ़ रहा हूँ, अब मैं सारी इसकी डिटेल फिर हर पॉइंट की फिर समझाने लगूँ, ये नहीं करूँगा, बस जस्ट रीडिंग करूँगा और आपको खुद ही याद आना चाहिए, या आप बार बार रिवाइंड करके लेक्चर देख लें कि फ़लाँ पॉइंट जो सर कह रहे हैं, फ़लाँ रीड कर रहे हैं, ये कहाँ समझाया था, फ़लाँ कहाँ समझाया था। तो 1864 में जी ब्रिटिश फिजिसिस्ट था मैक्सवेल, उसने फार्मूले बनाए ए सेट ऑफ इक्वेशंस जिसको कहते हैं नोन एज मैक्सवेल्स इक्वेशंस विच एक्सप्लेन्ड द वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना। बहुत से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना इसकी इक्वेशंस ने एक्सप्लेन किए, कभी वो गॉसेस लॉ, कभी वो एम्पियर्स लॉ वगैरह। और अकॉर्डिंग टू दीज इक्वेशंस ए चेंजिंग, ये प्रिंसिपल है जी, ए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड। ईच फील्ड जनरेट्स द अदर, हर फील्ड दूसरे को पैदा करता है, एंड द होल पैकेज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपेगेशन थ्रू स्पेस। तो पूरा पैकेज एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का आगे आगे बढ़ता जाएगा स्पेस में। दस सच मूविंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दे रिक्वायर नो मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। पता है, कंसिडर ए रीजन, ये एन एग्जाम्पल, ये वाली कंसिडर करें जी, कोई रीजन है स्पेस का एज शोन इन फिगर। सपोज ए चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज टेकिंग, इनिशियली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था थ्रू ए बी। This changing magnetic flux will set up a changing electric flux in the surrounding region CD, due to which a magnetic field would be set up in the space surrounding CD. तो पहले ए बी स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज हुआ, उसके सराउंडिंग सी डी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके सराउंडिंग फिर चेंजिंग, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड पैदा होगा। दस ईच फील्ड जनरेट्स द अदर एंड बोथ फील्ड्स विल मूव अलोंग, और आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे, प्रोपेलिंग देमसेल्व्स थ्रू स्पेस, अपने आप को आगे ही आगे फैलाते हुए। सच मूविंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यही मूविंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये बातें हो गई। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर। ये जाने की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन सी वेक्टर की, वो ई वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर, ये बातें अभी की हैं। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग फार्मूला C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये हमारा नोट नंबर 2 था, याद करें। इन फ्री स्पेस द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो इतनी है, ये हमारा नोट नंबर 3 था। द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेरीज फ्रॉम रेडियो वेव्स टू गैमा रेज। तो इनकी रेंज जो है रेडियो वेव से शुरू करके गैमा रेज तक जाती है। यहाँ आपने डायग्राम वो बनानी है जो चैप्टर 19 में मैंने अभी दिखाई है आपको, यही स्पेक्ट्रम वहाँ भी है, तो वही बस याद कर लें इसकी बजाय। थैंक यू वेरी मच।